बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कुछ अहम तरीन मालूमात। एक तो अच्छी खबरें हैं, बल्कि इंतहाई अच्छी खबरें हैं, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी दुआएं, आपकी ख्वाहिशात जो आप पाकिस्तान के लिए करते थे वो पूरी होने वाली हैं। और जो एक सदमा था पूरे मुल्क में छाया हुआ, एक सदमे की लपेट में था पूरा मुल्क, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के आखिर ये हो क्या रहा है, ये सारा कुछ अचानक हो कैसे गया। और ऐसे हाथों से हुआ जिनको पाकिस्तान के अवाम प्यार करते थे, जिनकी पूजा करते थे पाकिस्तान के अवाम, उन हाथों से आखिर ये गुनाह सरजद कैसे हुआ। हर तरफ से तब्दीली की खबरें आ रही हैं, अच्छी तब्दीली की खबरें आ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बहुत पहले दिन से कहा कि इदारे हमारे इतने गए गुजरे नहीं हैं, और ख़ास तौर पे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स, आला अदलिया, उनके बहुत सारे फैसले जो हैं वो काफ़ी देर बाद समझ आते हैं, और फौरी तौर पे जो रिएक्शन आता है वो दुरुस्त नहीं होता। उसमें विजडम होता है, उसमें फ़हम होता है, फरासत होती है। तो इसलिए तदब्बर के साथ वो जुडिशरी जो है, हमारे ऑनरेबल जजेस फैसले करते हैं, उसके पीछे बाकायदा एक थीम होता है। उसको समझने के लिए ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लिया करें और बहुत ज़्यादा तनकीद ना किया करें। ऑनरेबल जजेस को तो कुछ भी ना कहा करें, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो हमें हवा के जो ठंडे झोंके वो वहीं से आने हैं, और वहीं से ही मामलात सीधे होते हैं। ख़ास तौर पे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, और उससे पहले डिप्टी स्पीकर की रोलिंग, सारा रिवर्स होना, उस पर बहुत ज़्यादा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रात 12 बजे खुलना, सुप्रीम कोर्ट का रात 12 बजे खुलना, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। लेकिन वो सेफ्टी वॉल्व थे, और वो सेफ्टी वॉल्व ज़रूरी थे, वरना मामलात आज यहाँ कुछ और ही होते। पाकिस्तान का ना जमहूरी निज़ाम होता, ना सियासी निज़ाम होता, बल्कि कुछ और ही होता। इस वक्त भी वैसे तो बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और जिस तरीके से सहाफ़त और सियासत का जनाजा निकाला जा रहा है, एक शफाफियत का जनाजा निकाला जा रहा है, एहतसाब का जनाजा निकाला जा रहा है, वो अपनी जगह पर, लेकिन अब चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हैं। पिंडी की सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि मुक़्तदर हल्के, ताकतवर हल्के अब दूसरी तरफ सोच रहे हैं। एंटी स्टेटस को वो भी तोड़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम बाइज़्ज़त तौर पे रिटायर हों, और रिटायर होने के से पहले चीज़ें दुरुस्त हों, और वो ये करके जाना चाहते हैं। और जो बैसाखियाँ थीं, बैसाखियाँ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी, मरासला सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी। न सिर्फ डिमांड बढ़ रही थी, बल्कि वो कह रहे थे कि बस आप हमारे लिए ड्रकोला बन जाएं, आप हमारे लिए एक हैबतनाक जिन बन जाएं, और हमारे मुखालिफिन को तहस नहस कर दें। वो ये डिमांड कर रहे थे, और ताकि पहले इनसे उनको ख़त्म करवाएं, पाकिस्तान के अवाम अफ़वाज पाकिस्तान के सामने आके खड़ी हो, और उसके बाद ये फिर खुद इन्होंने खेल खेलना था, वो उससे भी ख़तरनाक खेल था। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ भी पहुंची हैं, साफ शफाफ उनमें आवाज़ें आ रही हैं कि किस तरीके से बुग़्ज़ और इंतकाम भरा हुआ है, और किस तरीके से आर्टिकल 6 की बातें की जा रही हैं। हम सबक सिखाएंगे, हम परवेज़ मुशर्रफ से बुरा हाल कर देंगे, और बस थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा ये काम हो जाने दें, एक ये काम निकलवा लें, फिर ये निकलवा लें, एक देखते जाएं हम करते क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बनते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं, लेकिन जो हमने करना है, जो हमारी प्लानिंग है, वो शायद इनके वहाँ तक इनकी सोच तो क्या तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल कुछ चीज़ें ऑडियोज़ वीडियोज़ बाहर आईं और पहुँची, और कुछ वैसे भी कॉमन जो फ्रेंड्स होते हैं, जो खैरख्वाह हैं इदारों के, उन्होंने भी बताया कि आप जिन पे तकिया कर रहे हैं और जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं, जिनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर खोले हुए हैं, वो तो आपके बारे में ये राय रखते हैं, वो तो आपको आर्टिकल 6 के लिए तैयार कर रहे हैं, वो तो एक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तलाश में है। तो बहरहाल चीज़ें बदली हैं, और अब जो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इमरान खान साहब ने, आपको पता है, नैब तरामीम चैलेंज की हुई हैं, वहाँ से बहुत ही अच्छी इत्तलात आ रही हैं। जैसे ये तेज़ी से अपने मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी बरीयत करवा रहे हैं, नैब
के प्रोसिक्यूटर्स अपने साथ मिलाए हुए हैं, FIA के प्रोसिक्यूटर्स अपने साथ मिलाए हुए हैं, मुद्दई भी खुद हैं, मुल्ज़म भी खुद हैं, हुकूमत भी खुद हैं, नॉमिनेशन भी खुद ही करते हैं और अपने नॉमिनेशन जो नॉमिनेट करते हैं अपनी मुकर्रर करदा जो मुलाजमीन हैं उनके ज़रिए ये बरी हो रहे हैं, और जो रजिस्ट करता है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो हमारे सामने चीज़ें बहरहाल जो नैब तरामीम है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में अब वो मुकदमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी लगेंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स कम अज़ कम लग जाएंगे नैब तरामीम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो इमरान खान के वकील हैं और उन्होंने अभी 4 दिन और मांगे हैं ऑलमोस्ट के 4 हेयरिंग्स जो है वो उन्हें और चाहिए, तो वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद फिर काउंटर आर्गूमेंट्स होना है, फिर अटॉर्नी जनरल ने भी आना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहरहाल जो हौसला अफजा बातें सामने आई हैं लास्ट हियरिंग में, पहले भी हौसला अफजा आ रही हैं लेकिन लास्ट हियरिंग में चीज़ें अब कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, 3 ऑनरेबल जजेस फुल बेंच सुन रहा है। तो इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो, क्योंकि सारों को ही इस्तिस्ना दे दिया गया है। नैब कानून मौजूद है लेकिन कानून में मुल्ज़मान कोई नहीं है, मुल्ज़मान तक पहुंचना बिल्कुल जुए शीर लाने के मुतरादिफ करार दे दिया गया है, मुल्ज़मान तक नहीं पहुंच सकते आप। असासाजात आमदनी से ज़ायद असासे ख़त्म कर दिए, बेनामी जायदादें का मामला ख़त्म कर दिया, यानी अब बेनामी जायदाद जो है वो आपके हाथ में नहीं है। बेनामी जायदाद जो है वो आपके बच्चों के नाम है, आपके भाइयों के नाम है, किसी के नाम है, तो उस पर आपको नहीं पूछा जा सकेगा, वो जी उन्हीं की जायदादें हैं। लिहाजा वो बेनामी जायदादों का तस्वर ख़त्म कर दिया गया और ये सोच समझ के किया गया था ताकि मेरे नाम है नहीं, मैं वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आला हूँ, वज़ीर हूँ, सेक्रेटरी हूँ और ये सारा कुछ हूँ, लेकिन मेरे नाम कुछ नहीं है। मेरे बच्चों के नाम हो अरबों रुपया हों लेकिन मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ और बेशक वो डिपेंडेंट हों। तो ये चीज़ें हो रही हैं जी। और तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी इस्तिस्ना, उनको भी इस्तिस्ना दिया गया है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं, और माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले जो गलत नहीं कहा जा सकता, किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। अब इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ज़रा थोड़ा सा एक दूसरे रुख पे जा रहे हैं, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ज़रा दूसरे पे, लेकिन एट द एंड मुझे लग रहा है कि कॉमन गोल्स पे आ जाएंगे। और इस वक्त क्योंकि बाज़ औक़ात ये लगता है कि जज जब क्वेश्चन करता है तो वो पूछ रहा होता है कि इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि उस जवाब के नतीजे में ऑनरेबल कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट लिखती है। तो इसलिए बज़ाहिर अफसरान को, अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है, बज़ाहिर वो कहते हैं जी दी गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं। तो ऐसे फैसला साजों से ही माजी में 8 अरब से ज़ायद की रिकवरी हुई है। ये भी बताया ख्वाजा हारिस साहब ने कि 8 अरब रुपए की रिकवरी भी हुई है ऐसे ही फैसला साजों से। क्या रिकवरी अवामी ओहदेदारों से हुई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी अवामी ओहदेदारों के पैसे पकड़ने वालों से रिकवरी हुई थी, फ्रंटमैन उनका बता रहे हैं कि फ्रंटमैन जो हैं वो होते हैं, उनसे रिकवरी भी हुई है। हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फ़ायदा होता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं। तो मखसूस अफसर को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने पर कार्रवाई न होना गलत है, ख्वाजा हारिस साहब उसका जवाब दे रहे हैं। इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर एक और बात की, उन्होंने कहा जी पाक फौज को नैब कानून से इस्तिस्ना क्यों दिया गया है, सारा पैसा और कारोबार तो फौज के पास है, क्या फौज एहतसाब से बालातर है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। तो मुल्क में सबसे बड़ा कारोबार फौज करती है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं। इमरान खान ने फौज के एहतसाब का नुक्ता दरख्वास्त में क्यों नहीं उठाया, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवालात उठाए हैं 3-4 अफवाज पाकिस्तान के बारे में, और अफवाज पाकिस्तान के बारे में नहीं बल्कि ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान सिर्फ नैब उसको हिट करेगा जो करप्ट होगा और जिस पे कोई इल्ज़ाम आयद होगा, अदरवाइज तो नहीं। जैसे जावेद अशरफ काजी साहब थे, साबिक DGI SI,
لیفٹیننٹ جنرل وفاقی وزیر بھی رہے، ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل ہوا تھا، اب اس کا سٹیٹس کیا ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اسی طرح ایڈمرل منصور الحق صاحب تھے، ان کو سزا ہوئی تھی، اور جسٹس اسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر تھے، چیئرمین وابڈا، ان کو بھی سزا ہوئی تھی، ان سے بھی ریکوری ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں تو سپریم کورٹ نے مزید سوالات اٹھائے جی کہ نئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ نئی ترامیم کے بعد نیب قانون سے بچ نکلنے پر دوسرے قانون میں پھنس جائے گا، یہ سوال پوچھا ہے۔ تو آپ کے دلائل سے ایسا لگتا ہے کہ احتساب صرف نیب کر سکتا ہے، کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا، احتساب کے لیے ادارے بھی موجود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا جرم کسی دوسرے قانون میں نہیں ہے، یعنی جو بھی اتھارٹی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہے اس کو صرف آپ نیب قانون کے تحت ہی پکڑ سکتے ہیں، کسی اور قانون کے تحت اس کو نہیں پکڑ سکتے، یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ کافی اہم چیز تھی۔ اسی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم سے کئی جرائم کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا ہے، چیف جسٹس نے خواجہ حارث صاحب کے دلائل کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے جرائم کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سارے جرائم جو ہیں جو کہ جرم تھا اس کو جرم کی لسٹ سے ہی نکال دیا گیا، اب وہ جرم نہیں ہے بلکہ وہ ایک معمول کی کارروائی ہے، اور اثاثہ جات آمدن سے زائد اثاثے یہ کوئی جرم نہیں ہے، بے نامی جائیدادیں کوئی جرم نہیں ہے، اور 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات ہوئی کہ اگر آج 50 کروڑ کی حد مقرر کی ہے تو کل کو یہ کہیں گے جی 10 کروڑ کر دیں 50 کروڑ کو، وہ اس کے بعد وہ مزید نیچے چلا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات سمیت نیب قانون سے جرائم نکالے گئے، چیف جسٹس صاحب نے کیا ان جرائم کے خلاف دوسرے قوانین موجود ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے دے دیا۔ نیب ترامیم سے کون سے جرائم کر دیے گئے ہیں، کون سے جرائم نکال دیے گئے ہیں، یہ پوچھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور اختیارات کے ناجائز استعمال کو جرائم کو ختم کر دیا گیا ہے، خواجہ حارث صاحب نے بتایا، اور نیب قانون میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جرم آج بھی قانون میں موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت اب قانون کے ڈیزائن کا جائزہ بھی لے گی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں درست ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے جاتے، اور آمدن سے زائد اثاثہ جات میں کرپشن یا بے ایمانی کا ہونا بھی ضروری ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ کل کو کوئی عدالت آ کر کہیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات پر پھانسی ہوئی ہے، جسٹس منصور علی صاحب پوچھ رہے ہیں جرم ثابت کرنے کا بوجھ کس پر ہوگا، یہ بھی جسٹس منصور علی صاحب کا سوال ہے، اور یہ بحث عدالت نہیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ کوائریز بھی چل رہی ہیں، لیکن جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں اس میں لگ یہی رہا ہے کہ نیب ترامیم ایز اٹ از جو کی گئی ہیں وہ شاید اسی طریقے سے نہ رہ سکیں، اور سپریم کورٹ کے چونکہ پہلے سے فیصلے بھی موجود ہیں نیب آرڈیننس کے بارے میں، کیونکہ ان کو پہلے بھی چیلنج کیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، جو سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز طے کیے ہیں، کیا وہ اس سے نکل تو نہیں گئے، اور جو بنیادی جو روح ہے قانون کی، بنیادی فلسفہ ہے کہ کرپشن کو روکنا ہے اور شفافیت اور گڈ گورننس لے کے آنی ہے، کیا وہ ساری چیزیں ختم تو نہیں کر دی گئیں؟ پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لیجسلیشن جب بھی کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے مفاد عامہ کے تحت اور پبلک ایٹ لارج ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سامنے رکھیں چیزیں، آپ کے سامنے ایک پورا فریم ورک ہو کہ میں نے اس کو فائدہ pہنچانا ہے۔ تو اس وقت تو یہی ہوا کہ آدھے سے زیادہ جو ہیں بینیفیشر جو ہیں وہ تو پارلیمان کے اندر ہی بیٹھے ہیں، اس میں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ساری چیزیں اپروو کی ہیں، تو اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے متعلقہ بینچ نے یہ ساری ڈیٹیلز نیب سے مانگی ہیں، اور نیب وہ ڈیٹیلز اکٹھی کر رہا ہے کہ کتنے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، اور اس میں سیاسی لوگ کتنے تھے، وزراء کتنے تھے، وزراء اعظم کتنے تھے، موجودہ سابق سارے، تو وہ ساری ڈیٹیل نیب اب اکٹھی کر رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اس کا حصہ بنائے گی اور ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی جو مجھے لگ رہا ہے، اور یہ نیب آرڈیننس میں ترامیم ایز اٹ از برقرار نہیں رہ سکیں گی،
اور یہی خدشہ جو ہے، یہی خوف کھائے جا رہا ہے، اور جیسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، اس سے پہلے جو بیرون ملک گئے ہوئے لوگ ہیں وہ شاید واپس نہ آئیں اور انتظار کریں گے، کیونکہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو معاملہ تو پھر وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جی NRO 1 بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی اس کو مردود قرار دیا تھا، اور NRO 2 کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی مردود قرار دے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔